बच्चों, तो इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 के बाद वाले सारे क्वेश्चंस, यानी 27 से 33 तक जितने भी हमारे सवाल हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि एक्स वाई एक्सिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है बी, और एक पार्टिकल है 1 कॉलम का जिसको कि आपने कुछ वेलोसिटी दी है v इन द एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, आगे बोल रहे हैं ये आपका जो वेलोसिटी है वो है 2i मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट 0 2 सेंटीमीटर 0। अब इसका क्या मतलब है कि ये पार्टिकल आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, y एक्सिस पे आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, और इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी गई है v, एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्लियरली कैन बी सीन कि ये इनसाइड द पेज है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये किधर की डायरेक्शन में है, नेगेटिव z डायरेक्शन में है ना। जैसा कि यहाँ देख के आप कंक्लूड कर सकते हैं, माइनस में आपकी वैल्यू आ रही है k कैप में, यानी कि ये अंदर की तरफ है, इनसाइड द पेज। परफेक्ट। आगे आपसे सवाल बोलता है व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द गिवन चार्ज पार्टिकल। शेप निकालना है बच्चों, जब भी सवाल आएगा शेप का आपको देखना है पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में है, कैसे है। अगर आप मोशन स्टडी कर सकते हैं तो आप शेप बता पाएंगे, राइट। तो अगर पार्टिकल को आप ध्यान से देखें, सिंस इट्स अ पॉजिटिव पार्टिकल, 1 कूलम्ब इज अ पॉजिटिव वैल्यू, आप देख सकते हैं कि आपका जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अंदर की तरफ। तो हम क्लियरली v क्रॉस b करके फोर्स निकाल सकते हैं इस पे, राइट। तो v आ गया आपका इस डायरेक्शन में और b आपका अंदर है, तो आपका कर्ल आ जाएगा अंदर, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Okay, thumb will give the direction of force, and clearly it can be seen that under the influence of magnetic field ये एक सर्कुलर मोशन करेगा, जैसे कि हम जानते हैं ये एक सर्कुलर मोशन करेगा आपका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, the motion or the shape of the path followed by the given charge particle is nothing but circular। perfect। चलिए अगला सवाल करते हैं, at what point it will cross the x axis। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे फोर्स तो ऊपर लग रहा है बच्चों, फोर्स तो इस पे पार्टिकल पे ऊपर लग रहा है, v क्रॉस b से आप कर लें, चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लें, तो भी आपको ये दिखेगा कि आपका जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो x एक्सिस को क्रॉस करने का तो यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता, x एक्सिस को तो ये क्रॉस नहीं करने से रहा, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका y एक्सिस पे जरूर क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से रेडियस निकाल लें, सिंस आपको यहाँ पे सर्कुलर के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इसका रेडियस क्या है ना, ताकि आप बता सकें प्रॉपरली आंसर अपना। तो आप रेडियस निकालिए इसका, r क्या होता है सर्कुलर पाथ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, mv/qb। सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको दे चुकी है। मास की वैल्यू आप क्या लेंगे बेटा, m की वैल्यू 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ पे लिखा v इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय q विच इज 1 कूलम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.1, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ग्राम को भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा किलोग्राम्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी बच्चों इसकी, 2 सेंटीमीटर आपकी जो रेडियस होगी वो होगी इस पाथ की। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पाथ बन रहा है सर्कुलर पाथ, ये ऊपर की तरफ बन रहा है ना, अपवर्ड फोर्स लग रहा है आपका। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता, तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि इट विल नेवर क्रॉस एक्स एक्सिस और इट विल नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस, और या फिर आप बता सकते हैं कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करने वाला है, ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाला है, वो आप जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की रेडियस लेके ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। What will be the kinetic energy of the particle when it will enter the 4th quadrant? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की अगर बात पूछी जा रही है आपसे, तो 4th क्वाड्रेंट में पूछा जाए या 2nd क्वाड्रेंट में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सिंस आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हमेशा, तो आपका वर्क डन तो 0 रहेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज नहीं होने वाली थ्रू आउट। तो आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ से, हाफ mv², हाफ mv² से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाय आपका जो 1 ग्राम मास है उसको आप किलोग्राम्स में ले लें, हाफ इंटू कितना हो जाएगा ये 10⁻³
मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, कितनी दे रखी है वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से 4 कट हुआ 2 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जैसा कि हमने बताया आपको चेंज नहीं होने वाली कोई से भी क्वाड्रेंट में, सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट, द वैल्यू विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स। परफेक्ट, आई होप ये समझ में आया होगा सबको सवाल, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन 27 का सेकंड क्वेश्चन। सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 200, वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ओके, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स 2000 पर मीटर, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी दी हुई है आपको, और जो वाइंडिंग है सोलेनॉइड की उसके बारे में बताया गया है कि वो इंसुलेट की गई हैं कोर से, एंड उसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप बेहतर होगा कि इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इज 2000 पर मीटर। ठीक है, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू है, जो आप स्मॉल एन लिखते हैं सोलेनॉइड में उसके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में उसकी वैल्यू है आपको, ये आपको ये समझ में आनी चाहिए बात। आपको रिलेटिव परमेबिलिटी दी हुई है कितनी 200, ओके, एंड देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। परफेक्ट, ये डिटेल्स आपको दी हुई है। अब क्या पूछ रहा सवाल, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत ही इजी सवाल, H से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इन केस ऑफ सोलेनॉइड हम स्मॉल एन इंटू आई लिख देते हैं डायरेक्ट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, इस केस में मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो जाएगा करंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय करंट। परफेक्ट, क्या आंसर आ जाएगा, म्यू आर है 200, आई है 1 एम्पियर और एन है 2000 सॉरी टर्न्स पर मीटर। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर। क्या आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर। ओके, ये आपका आया फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाला देखते हैं क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगेन, अगर आपका रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। इंटेंसिटी के साथ आप ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। ठीक है, म्यू नॉट आपका हो जाएगा परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, म्यू आर आपका रिलेटिव परमेबिलिटी है जो कि गिवन है, और एच आपने अभी अभी निकाला है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर मैग्नेटिक फील्ड विच इज नथिंग बट आपका आ गया म्यू आर 200, म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता ही है, और एच आपने अभी निकाला है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। सब चीज़ों को आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एंड योर आंसर विल बी 0.50 टेस्ला। दैट वुड बी द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी इजी सवाल है, ये कुछ फॉर्मुलेज है बच्चों, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन सबको पता होना चाहिए क्या होता है, म्यू आर -1 मल्टीप्लाई बाय एच, म्यू आर -1 मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि आपको रिलेटिव परमेबिलिटी और क्या चाहिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो आपको दोनों चीज़ें पता है, मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स टू म्यू आर -1 इंटू एच, वैल्यूज पुट करिए, म्यू आर इज इक्वल टू 200 दे रखा है, 200 में से एक माइनस क्या क्या बना 199, मल्टीप्लाई बाय एच आपने अभी भी निकाला है, कितना हो जाएगा 199 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर। सो दैट विल बी योर आंसर 199 multiply by 2 into 10 to the power 3. This will be your answer. The answer will be in obviously ampere per meter. ठीक है, तो ये आपके तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आगे चलते हैं। ओके, अगला सवाल है बेटा ईएमएफ पे। ठीक है, ईएमएफ पे अगला सवाल है, एक कंडक्टिंग कॉइल दे रखी है 50 टर्न्स की, जिसका एरिया दे रखा है 5/π सेंटीमीटर स्क्वायर, इज रोटेटिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 2000 टर्न्स कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। यानी कि आपको सोलेनॉइड की सारी डिटेल्स दे रखी है बच्चों, सोलेनॉइड की सारी डिटेल्स दे रखी है, और आपको बताया हुआ है कि एक कंडक्टिंग कॉइल है 50 टर्न्स की, जिसका एरिया भी दे रखा है, वो रोटेट कर रही है सोलेनॉइड के एक्सिस पे। ये आपका सवाल है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड। अब हमको पता है कि अगर सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड है आपका और उसमें
आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अगर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फ्लक्स चेंज होगा आपके कंडक्टिंग कॉइल में, और जो चेंज इन फ्लक्स होता है वही क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 50, एरिया ऑफ द कॉइल आपका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय पाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है बच्चों, तो आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। क्या हो जाएगा 5/5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स की गलतियां हैं, सिली मिस्टेक्स में इनको काउंट किया जाता है। अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा, आपका मार्क जो है वो बिल्कुल नहीं कटेगा। परफेक्ट। आगे बताया जा रहा है सोलेनॉइड के लिए आपको दी हुई है कुछ इन्फॉर्मेशन। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है लेंथ सोलेनॉइड का, और आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे 2000 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, 4000 टर्न्स पर मीटर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सवाल में, ध्यान से देखिए 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है 0.50 मीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे 2000 डिवाइड बाय 0.50। परफेक्ट। अच्छा, करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर। तो आपको क्या निकालना चाहिए सबसे पहले, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड जब पास होगी कंडक्टिंग कॉइल से, और उसकी वजह से जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब आपका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, वेरिंग फ्लक्स की वजह से आपका ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जो जनरेट होगा वही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट होता है आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज को, ये बन जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट। एन हमने निकाल लिया है 4000, अब एन की जगह 2000 नहीं रखना है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आप कैपिटल एन की वैल्यू नहीं रखें, स्मॉल एन की रखें, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे करंट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। परफेक्ट। अब हमें कंडक्टिंग कॉइल को यूज करना है, क्योंकि हमें फ्लक्स जो लिंक हो रहा है उस कॉइल से वो निकालना है। ईएमएफ निकालने के लिए चेंज इन फ्लक्स निकालना है, और चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए पहले फ्लक्स लिंक्ड निकालना है, कितना फ्लक्स लिंकेज है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है सबको पता है, बी डॉट ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं आपके साथ में तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय बी डॉट ए। ठीक है, तो एन टाइम्स बी डॉट ए आपको आ जाएगा फ्लक्स कॉइल का। ठीक है, अच्छा, तो सर आपने बोला कि ईएमएफ जो होता है वो d∅/dt होता है, d∅b/dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, राइट। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, फ्लक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा ईएमएफ आ जाना चाहिए, बहुत इजी। तो बी ए कॉस ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, तो कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी था तो आपका ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होगा विच इज ओमेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इट विल बिकम एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस विल बी योर ईएमएफ। ये सोलेनॉइड के ईएमएफ, सोलेनॉइड में ईएमएफ जनरेटेड का फॉर्मूला भी है, तो आपको याद भी रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो क्या है, दोहराए जाते हैं बार बार सवालों में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आप उनको याद रखेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा। ठीक है, हालांकि आपको ये लिखना चाहिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे सीबीएसई का तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, अज्यूम नहीं करनी है। अगर आपको हर एक पॉइंटर का मार्क चाहिए, पूरे मार्क्स चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है अपने सोल्यूशन में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एन इंटू बी ए आपका मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में पूछा गया है मैक्सिमम ईएमएफ, ना कि केवल ईएमएफ। देखिए ध्यान से पढ़िए, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड। अगर आप एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी को एज अ सोल्यूशन लिख के आ जाते हैं, दैट विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको पहली बात तो कैलकुलेशन करनी है, दूसरी बात आपने ये कंसिडर ही नहीं किया कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ कंसिडर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम साइन ओमेगा टी को 1 मान सकते हैं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अच्छा, ओमेगा एक ऐसा यहाँ पे क्वांटिटी दे रखा है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता है,
तो या तो आप ओमेगा को पाई रेडियन पर सेकेंड मान के सॉल्व कर लीजिए इसको, या आप इसको 1 मान लीजिए। सिंस इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम इसको 1 मान के सॉल्व कर रहे हैं, एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं या 1 मान ले रहे हैं, और हमारा मैक्सिमम ईएमएफ हम बोल देते हैं कि n टाइम्स बी ए आपका मैक्सिमम ईएमएफ आएगा। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यू 50, b की वैल्यू हमने निकाली है 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया जो आपने निकाला था 5 बाई पाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। परफेक्ट, आई होप समझ में आया होगा सबको। आगे चलते हैं। ओके, सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको थोड़े लेंदी क्वेश्चन होंगे बच्चों, तो देखिए 2 तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए अगर आपको आइडिया लग चुका है कि पैराग्राफ्स में क्या बात हो रही है, क्योंकि सेक्शन डी में अधिकतर ऐसे सवाल आएंगे जो कि पैराग्राफ बेस्ड होंगे। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किस कॉन्सेप्ट पे आप पे सवाल पूछा जा रहा है, और उसके बाद आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक ब्रीफ ग्लांस देके स्किप कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ज़्यादा है, अच्छी है तो, ठीक है। चलिए, व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर डायोड, एक सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बात की जा रही है, और पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज टू नेगेटिव टर्मिनल। ये बिल्कुल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है डायोड वगैरह की, वो आपको बताई गई है, तो आप इसको जल्दी से पढ़ के सीधे क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इन द फॉलोइंग फिगर दिस कनेक्शन इज रिवर्स्ड, द वैल्यू ऑफ V0 चेंजेस बाय। अच्छा, तो यहाँ पे जो V0 की वैल्यू है बच्चों, वो कितने से चेंज हो रही है दोनों केसेस में, ये आपसे सवाल पूछा गया पहला। यानी कि पहला केस जब जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हो। फॉरवर्ड बायस आपको पता होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है आपका P और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है आपका N टाइप। P टाइप और N टाइप के कनेक्शन के हिसाब से बताते हैं हम फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। अच्छा, सेकंड केस में, पहले केस में दोनों है, सेकंड केस में जर्मेनियम को आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है, तो इससे आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपका करंट फ्लो होने का एक ही ऑप्शन बचेगा विच इज सिलिकॉन। और दोनों केसेस का आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, किस चीज का, V0 का, यानी आउटपुट वोल्टेज का। तो आउटपुट वोल्टेज के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस में जब जर्मेनियम भी कनेक्टेड है फॉरवर्ड में और सिलिकॉन भी कनेक्टेड है फॉरवर्ड में, तो आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट इनिशियली, V1, ठीक है। क्योंकि जो लेसर वोल्ट है, लेसर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, लेसर वोल्टेज है, वहां से आपका करंट पास होना चाहेगा, है ना। अच्छा, सेकंड केस में जब जर्मेनियम को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है, आपका जर्मेनियम को उल्टा कर दिया है आपने, है ना, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है, तो अब जर्मेनियम से तो पास होगा नहीं है। अब बचा ऑप्शन क्या, सिलिकॉन, केवल सिलिकॉन ऑप्शन बचा है। तो आपके सिलिकॉन का कितना था, 0.7 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्ट कितना आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, योर आंसर विल बी 0.4 वोल्ट। आंसर विल बी 0.4 वोल्ट, ठीक है, बी ऑप्शन। परफेक्ट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो द वैल्यू ऑफ V0 एंड ID फॉर द नेटवर्क आर। ओके, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है और V0 यानी आउटपुट वोल्टेज कितना है, तो इसमें आप KVL लगा दीजिए, काफ़ी इजी है। जैसा कि आप सर्किट देख सकते हैं, आपको इसमें सीधे KVL लगा देना है। क्या हो जाएगा ये, 12 माइनस सिलिकॉन का कितना था, 0.7 माइनस जर्मेनियम का कितना था, 0.3 माइनस V0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। KVL हमने लगा दिया यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए V0 की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की। V0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V0 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 12 माइनस 0.7 प्लस 0.3 क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 वोल्ट। सो दिस विल बी नथिंग बट 12 माइनस 1 and this will become 11 volt.
11 वोल्ट। तो हम सारे ऑप्शंस को आप टैली कर सकते हैं। क्लियरली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियरली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 11 वोल्ट केवल एक ही ऑप्शन में आपका, आपको करंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। V0 यानी आउटपुट वोल्टेज आपका 11 वोल्ट है अगर, तो आपका करंट कितना हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय R विच इज 5.6 किलो ओम। 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो ओम है ना, तो हम उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ऊपर क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -3 ओम। ठीक है, तो V0 डिवाइडेड बाय 5.6, V0 की वैल्यू हमने रख दी है 11। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1.96 मिली एम्पियर। 1.96 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं 1.96 मिली एम्पियर। तो आपका डी ऑप्शन आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, दैट इट विल बी अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड्स ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। ठीक है, दोनों डायोड का आपका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम दे रखा है सवाल में। ठीक है, सवाल जो पूछना चाह रहा है आपसे, वो पूछना चाह रहा है कि आपको बताना है कि अगर बैटरी आपकी 6 वोल्ट की है तो करंट कितना होगा थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो आप सर्किट में करंट निकाल लीजिए, आपके पूरे सर्किट में करंट निकाल लीजिए, वही आपका 100 ओम में भी फ्लो करेगा। राइट, उसके लिए आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको इन तीनों को नहीं कंसिडर करना है। क्यों, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं आपका, लेकिन D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, तो D1 को आपको काउंट करना है। उसका रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 50 ओम। तो आप पहले तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बेटर हो। क्या कैसे बनेगा ये, 50 ओम से कनेक्टेड है आपका 150 ओम, ये फर्दर कनेक्टेड है बैटरी से, और ये कनेक्टेड है आपका 100 ओम से। ठीक है, ऐसा कुछ आपका सर्किट बनेगा बच्चों। ये कनेक्टेड है 150 ओम से, एंड दिस इज डायोड का कितना है 50 ओम, एंड बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। ये हमने बीच वाला तो हटा दिया है, क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड था, तो वहाँ से करंट फ्लो होगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए इसका लॉजिक। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 प्लस 100, दिस विल बी योर 6 बाय 300, 6 बाय 300। ठीक है, काफी इजी है सॉल्व करना। कितना आ जाएगा आंसर 0.20, कितना आंसर आ जाएगा 0.02, सॉरी 0.02 एम्पियर। राइट, दैट इज योर बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आ गया करंट इन द 100 ओम रजिस्टर। ठीक है, जितना आपके पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है उतना ही 100 ओम में भी होगा, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे हम समझते हुए सवाल करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं हो। अगर हम केवल कैलकुलेशन पे ही ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि आपने जो जो सीखा है, जो जो सही चीज़ें आपने सीखी हैं, वो आप क्रॉस चेक करते हुए कैलकुलेशन करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अगला पार्ट, इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ओके, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डायोड यहाँ पे क्या कर रहा है। अब सिंस इस पार्ट में आपको नहीं बताया गया कि डायोड का कोई रेजिस्टेंस है, आप समझ सकते हैं कि डायोड एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। फॉरवर्ड बायस में भी कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस में भी कनेक्टेड है, तो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा तो ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे। अगर ये रजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे तो आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो और अगर उनकी वैल्यू सेम हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। आप क्या कर सकते हैं, सीधे एक रजिस्टर का आधा कर दो। राइट, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 ओम। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू अ सर्किट इन विच देयर इज अ 10 ओम रजिस्टर, 10 किलो ओम सॉरी, and there is a 5 kilo ohm resistor
resistor which is in series with the 10 किलो ओम वन। ठीक है, बैटरी आपकी 30 वोल्ट की है। अब यहाँ पे काफी इजी आपने सवाल बना लिया ये, क्योंकि अब आपको क्या निकालना था, इसमें आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करंट निकालना जरूरी है, इसलिए हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। 10th क्लास में आपने सवाल किए होंगे सारे ऐसे, जिसमें आप आर इक्विवेलेंट निकालते थे, फिर आप करंट निकालते थे सर्किट में, तो आपको आइडिया भी होगा, बहुत ही पुरानी चीज़ है, बेसिक चीज़ है ना। तो आप सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, करंट। क्या हो जाएगा करंट, 30 डिवाइडेड बाय 10 + 5 नथिंग बट 15 विच इज इक्वल्स टू कितना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट आपका सर्किट में फ्लो हो रहा है। ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के अक्रॉस आप देख सकते हैं 2 पैरेलल रजिस्टर्स कनेक्टेड है, राइट। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर कौन सा, आई आर इक्वलेंट, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस आपको निकालना है। तो आप इन दोनों को, ए और बी, इन दोनों के बीच में आप एक 5 ओम का रजिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, 5 किलो ओम, सॉरी, एक ही बात है। सिंप्लीफाई करके उसका इक्विवेलेंट निकाल के हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू करंट that will be flown in that, which is 2 ampere multiply by the resistance, equivalent resistance, which is nothing but 5, right? So this will be 10. The answer will be 10. ठीक है, वैसे तो यूनिट्स ओम में होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 10 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो आप 10 यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगेन अ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट या इक्विपमेंट के थ्रू समझाया हुआ है, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, एंड जो उसका सार है वो ये निकल के आएगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको चीज़ें बताया है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा सबने, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं, तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा बहुत फिगर से भी आइडिया लग जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। फोटो करंट जनरेशन होता है इसके थ्रू, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में आपका जो है करंट मेजर किया जाएगा कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, फोटो करंट बन जाता है, तो कितना करंट बनेगा, इस बारे में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आपको जरूर ध्यान देनी है, विच इज नथिंग बट वर्क फंक्शन। जो मटेरियल यूज हुआ है उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम यूज में लेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। चलिए भाई आगे चलते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। If infrared radiation of 3 × 10⁻11 Hz is used as incident radiation, determine the reading of microammeter. Justify mathematically, यानी कि आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है पहली बात तो कि आपकी माइक्रोएमीटर की रीडिंग क्या होगी, और उसको आपको सॉल्व करके बताना है। अच्छा, माइक्रोएमीटर की रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि क्या करंट फ्लो होगा या नहीं, क्या फोटो करंट फ्लो होगा या नहीं। तो हमें बेसिक कंडीशंस पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कि कब फोटो करंट फ्लो होता है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। अच्छा, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन यूज हुई है, हमें सबसे पहले तो निकालना है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है आपका वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन क्या होगा, h न्यू नॉट। न्यू नॉट आपका क्या हो गया, न्यू नॉट आपका क्या हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है सवाल में 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻19 से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय h 6.63 × 10⁻34, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपने ये सॉल्व किया तो आपका आ गया 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आई है, कौन सी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी मोर देन द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर फॉर द फोटो करंट टू फ्लो, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की ये कंडीशन होती है। ठीक है, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, इसके ऑपोजिट, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, उसके ऊपर आपने और बड़ी वेवलेंथ ली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सिंस वैल्यू आई है 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ यू नीड टू चेक इट विद द इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी विच इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्स। 3 into the 10⁻11 hertz. 10⁻11 is definitely lesser than 10⁻15. So इंफ्रारेड रेडिएशन की कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे, फोटो करंट नहीं जनरेट होगा, सो द वैल्यू दैट द माइक्रो एमीटर विल बी शोइंग विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कैलकुलेट करके बताया मैथमेटिकली, तो आपका दोनों पार्ट हो गया। आगे चलते हैं। In the given diagram, if terminal B is shifted towards the left, then how will it affect the reading of microammeter? तो आपके डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपका जो टर्मिनल है ये बी टर्मिनल जो है, ए टर्मिनल तो आपका कलेक्टर प्लेट हो गया, और बी टर्मिनल अगर आप ये बोला जा रहा है कि लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, यानी कि उसको नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ लेके जाएं, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, यानी कि आप अपने कलेक्टर प्लेट को अब नेगेटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं, रिवर्स आपने कर दिया है, उल्टा कर दिया है पोटेंशियल। तो अगर आप रिवर्स पोटेंशियल करने लगते हैं तो फोटो करंट आपका कम होने लगता है। अगर आप रिवर्स पोटेंशियल कर देते हैं तो फोटो करंट कम होने लगता है, आपको पता होना चाहिए बात, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, उसको रिपल्शन फील होता है। नेगेटिवली चार्ज प्लेट उधर है, वो खुद एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसको रिपल्शन फील होता है, और अगर रिपल्शन फील होगा तो फोटो करंट जो बन रहा है हमारा वो कम होने लगेगा। और यही आपसे सवाल पूछना चाहता है कि क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फोटो करंट कम हो जाएगा। इसका आपको एक ग्राफ भी बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्राफ के थ्रू आंसर एक्सप्लेन करेंगे आपका तो बेटर होगा। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों, फोटो करंट वर्सेस आपका जो पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल है। ठीक है, जब आप पोलैरिटी स्विच करते हैं, इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, तो ये कैसा दिखता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा बन के आता है, कुछ इस प्रकार का, यानी कि फोटो करंट जैसे पोलैरिटी रिवर्स करी आपने, अप्लाइड पोटेंशियल आपने नेगेटिव किया, रिवर्स किया, तो आपका फोटो करंट डिक्रीज होने लगता है, और एक पॉइंट आता है जब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, यानी कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो भी आपका कलेक्टर प्लेट पे रीच कर ही नहीं पाएगा, तो फोटो करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और वो वोल्टेज या वो पोटेंशियल जिस पे आप ऐसा कर दो कि आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पा रहा है कलेक्टर प्लेट पे, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। सो दिस विल बी द ग्राफ, यू शुड ड्रॉ दिस ग्राफ whenever you've been asked this situation। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप ग्राफ पूछे या नहीं पूछे, आपको ड्रॉ जरूर करना है, इट विल बी बेटर फॉर योर मार्किंग्स, राइट। चलिए भाई, पूछा भी है, अगले सवाल में आपसे पूछा है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग दिस वेरिएशन इन रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर ऑन शिफ्टिंग द टर्मिनल बी टुवर्ड्स द राइट। अच्छा, अगर आप बाहर राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो भी क्या होगा, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते तो भी क्या होगा, ये दोनों चीजें आपको उस ग्राफ में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये ग्राफ बना के आएंगे, फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, जो आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है और जो फोटो करंट जनरेट हो रहा है उसके बीच में एक ग्राफ है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सेम ग्राफ आपको यहाँ बना के आना है। आगे सवाल पूछ भी लिया पेपर में, ठीक है, तो अगर पूछे नहीं पूछे आपको ये डायग्राम, ये ग्राफ बना के आना है एनीवे, और पूछा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चल आगे चलते हैं, अगला सवाल। A dielectric slab of thickness T is introduced between the plates of parallel plate capacitor of area A in separation D. Find the expression for the capacitance with the dielectric slab. आपको क्या बताया हुआ है कि एक डायइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सवाल है, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सारे बेसिक फॉर्मूलाज पते होने चाहिए ताकि आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सबको पता होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आप उसको कनेक्ट कर दो बैटरी से, चार्जिंग जब उसकी स्टार्ट हो जाती है उस पर,
चार्जेस कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है कि आपने क्या किया, आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, एक स्लैब इंसर्ट कर दिया विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दोनों तरफ से थोड़ा सा गैप रखते हैं जनरली, क्योंकि सवाल में बताया भी हुआ है कि इसकी जो थिकनेस है टी, वो प्लेट की जो सेपरेशन है स्मॉल डी उससे छोटी है, टी इज लेसर देन डी। ठीक है, तो ये आप जब डायग्राम बनाओगे तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, कि आपको सवाल में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो डी से छोटी है और आपका एक डाइलेक्ट्रिक जो है स्लैब जो है इंसर्ट कर दिया आपने प्लेट्स के बीच में। अब सवाल पढ़ते हैं क्या पूछना चाह रहा है। कॉपर स्पेयर, सॉरी यही सवाल है, आपको पूछा जा रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, तो इनिशियली तो आपका कैपेसिटेंस यही था विदाउट स्लैब, अब स्लैब इंसर्ट कर दिया है तो कैपेसिटेंस में क्या बदलाव आ गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालते हैं। चलिए भाई, तो जैसा कि हम देख सकते हैं एब्सेंस में आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था कैपेसिटेंस। आगे हम चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए, दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी उनके बीच में, कब, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगाया है, तो क्या होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा। सिग्मा इज नथिंग बट द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q by A, but on account of polarization of dielectric, the electric field inside dielectric changes, right? तो होता क्या है बच्चों कि आपका जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो आप बिटवीन द प्लेट्स, तो पोलराइजेशन चालू हो जाता है ना। बहुत ही कॉमन सेंस की बात भी है, आपने पढ़ा भी हुआ है ये, कि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, जो बाहर आपके चार्ज स्टोर्स थे प्लेट पे, जो स्टोरेज था चार्ज का, उनकी वजह से स्लैब में भी चार्ज क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। तो अब आपका अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, और जब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बना है डाइलेक्ट्रिक चेंज की वजह से, वो बनता है ई नॉट बाई के, जिसमें ई नॉट क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Okay, in the initial case when there was no dielectric slab, the electric field was E naught, right? Okay, perfect. तो अब E naught by K आपका हो जाएगा, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का जो आपने इंसर्ट किया है, राइट? तो ये दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड नया वाला। ठीक है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटर बी V, नाउ देन वी कैन क्लियरली से, इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में मैंने बताया, जो चार्जेस हैं वो पोलराइज होकर कुछ इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बना लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लेट में तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रही है अक्रॉस द प्लेट, जिसे कि हम ई नॉट भी बोल दे रहे हैं। और सिंस आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया है बीच में, now that you have inserted a dielectric slab, इसमें जो चार्ज पोलराइज हुए हैं उनकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनसाइड द स्लैब। ठीक है, तो ये जैसे कि नेगेटिव 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 और इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी आपकी ई इनसाइड। ठीक है, ई इनसाइड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलके एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। उसको आप जनरली लिखते हैं क्या, ई नॉट माइनस ई इनसाइड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है आप देख सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ एक रिलेशन ऑलरेडी जानते हैं इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हम लिख चुके हैं पहले, ई नॉट बाई के। तो हम उसको यूज करेंगे, बिकॉज इन आवर डेरिवेशन वी नीड टू मेंशन द के विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट होगा वो E मल्टीप्लाई बाय डी होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
तो इनिशियली तो वो ई नॉट इंटू डी होना चाहिए, राइट। लेकिन अब जो नया पोटेंशियल जो आपसे पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स बिकॉज ऑफ द स्लैब, वो क्या हो जाएगा, ई नॉट मल्टीप्लाई बाय नॉट डी, बिकॉज अब आपके पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा है केवल, बीच वाला तो आपका टी थिकनेस का स्लैब आ चुका है, उसमें ई नॉट नहीं है, तो आप ई नॉट के साथ डी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, ई नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब डी माइनस टी को, परफेक्ट। और स्लैब की वजह से आप अलग से लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस विच विल बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि इसके बीच इसका डिस्टेंस कितना है, इसका जो थिकनेस है वो कितना दिया हुआ है, टी, राइट। अच्छा, ई को आप लिख सकते हैं ई नॉट बाय के मल्टीप्लाई बाय टी। थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ई को ई नॉट बाय के, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ई नॉट आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आप लेंगे ई नॉट तो यहां पे देख सकते हैं आप क्या आ जाएगा, ई नॉट मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा, v इक्वल्स टू आप ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के भी लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ई नॉट वाली वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, या तो आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, राइट। व्हेन देयर वाज नो स्लैब इंसर्टेड, तब की बात कर रहे हैं ई नॉट, ठीक है। सो दिस विल बी योर v, या फिर सिग्मा को आप लिख सकते हैं q अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड दिस विल बिकम q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस विल बी योर आंसर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया था, कैपेसिटेंस पूछा क्या गया था, कैपेसिटेंस, परफेक्ट। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे भाई, कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं q इक्वल्स टू सी वी से, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप अगर पूछा गया है तो आप यही आपका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हाँ, तो कैपेसिटेंस का आंसर आप दे सकते हैं v के हेल्प से, ठीक है। और आपको अगर पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है अ कॉपर स्फेयर ऑफ कैपेसिटर सी इज ड्रॉप्ड इन ओशन। आपने क्या लिया, एक स्फेयर लिया जिसका कैपेसिटेंस था C, ठीक है, कैपेसिटेंस था C, और उसको ड्रॉप कर दिया आपने ओशन में। विल द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर इंक्रीजेस, यहाँ पे कैपेसिटेंस होना चाहिए, विल द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेयर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम, आपको ये बताना है। तो एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप पानी में डालोगे उसको तो पोलराइजेशन होगा चार्जेस का, अगर पोलराइजेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव आएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव आएगा तो आपका कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। अगर V में बदलाव आएगा तो आपका कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा ये देखते हैं हम। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि V आपका क्या होता है, E इंटू डी, ठीक है, और C क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय V फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर। आप लिख सकते हैं C इक्वल्स टू Q बाई V, ठीक है। और V कम हो रहा है, V क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपका E कम हो रहा है। Since V is equals to E into D, an electric field will decrease because of polarization, जो अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी देखा कि होता है, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इनिशियली जो था उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन इन वाटर। वाटर में डाल दिया ना आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल भी कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। जितना चार्ज स्टोर कर सकता है आपका डिवाइस, आपका कंडक्टर 1 वोल्ट पे, वो अब ज्यादा कर सकता है पहले के कंपैरिजन में। यही कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी होती है। बढ़िया, अगला सवाल, a capacitor of is connected across a source of potential difference V and then separation D between the plates is increased using insulating stick. प्लॉट V वर्सेस D ग्राफ फॉर द गिवन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर लिया आपने जो कि कनेक्टेड था अक्रॉस अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड देन सेपरेशन D बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज। अगर आपने सेपरेशन बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि जो आपका V वर्सेस D ग्राफ है वो कैसा दिखेगा। तो बहुत ईजी है, इस तरह के आपने सवाल सॉल्व भी कर रखे हैं पहले। एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी,
ठीक है, क्योंकि V और D के बीच में आप ग्राफ बना रहे हैं, V और D के बीच में आप ग्राफ बना रहे हैं, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, E टाइम्स T, तो आपका क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, y इक्वल्स टू mx स्ट्रेट लाइन का ये आपको ग्राफ बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चार्ज ऑफ 1 microcoulomb is placed at the origin and another charge of 3 microcoulombs placed at the point 20, 0, 0 in an external uniform electric field of 4 volt per meter I cap with the electric potential at origin to be 0। तो आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है बच्चों, एक तो आपका ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है 0, 0, 0, यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है Q1 लेट से, और एक बोला जा रहा है कि 20, 0, 0 पे एक और चार्ज रखा हुआ है, 20, 0 और 0 पे एक और चार्ज Q2 रखा हुआ है, ओके। इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 40 वोल्ट पर मीटर आई कैप का मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज रखा हुआ है, विच इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आप क्लियरली देख सकते हैं, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इन लोगों ने, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी हुई है बच्चों, वो कुछ इस तरह से लगी हुई है, EX क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपकी लगी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी जो दोनों चार्जेस जो जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है आपने, ठीक है। कितने की वैल्यू, 40 वोल्ट पर मीटर आई कैप, ओके, विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी 0, और यहाँ पे आपका ओरिजिन पे पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की। नाउ बिफोर वी कैलकुलेट, यू जस्ट नीड टू इमेजिन दिस, अगर दो लाइक चार्जेस किसी सिस्टम में अगर कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उनकी वजह से आपके सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहती है, जनरली पॉजिटिव रहती है, ठीक है, पॉजिटिव रहती है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए, या कोई और चेंजेस कर दिए जाए, कोई अलग से कुछ और फील्ड लगा दी जाए, ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का, वो चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपकी सिस्टम की चेंज हो सकती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी जब हम कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट कर लेंगे इसकी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो दो तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों। ये जो दो चार्जेस आपके प्रेजेंट है, एक तो उनकी वजह से एक म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, Q1 एंड Q2 की वजह से, राइट। क्या हो जाएगी वो, दैट विल बी U12 विल बी K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, Q1 इज नथिंग बट 1 microcoulombs एंड Q2 इज ऑल्सो 3 microcoulombs, ठीक है। 1 × 3 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, दोनों माइक्रोकुलम्स में दे रखे हैं, दोनों माइक्रोकुलम्स में दे रखे हैं। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप अभी विजिबल हो। परफेक्ट। सेपरेशन कितना है दोनों चार्जेस में, सेपरेशन कितना है, एक ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक 20 यूनिट्स पे रखा हुआ है, तो सेपरेशन 20 का हो गया, है ना। सेपरेशन कितना हो गया, 20 का हो गया, परफेक्ट। तो K Q1 Q2 अपॉन R हो गया 9 × 10⁹, आगे ये और डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आपका आ जाएगा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपका म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस विच इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। वाई? बिकॉज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनना चाहिए। सबसे पहले तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो म्यूचुअल है वो निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में होने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है, वो कितना है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ EX मल्टीप्लाई बाय D, राइट। अगर आपकी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसकी वजह से माइनस EX × D,
ठीक है। और अगर हम इस पोटेंशियल को फर्दर मोर Q से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका दोनों चार्जेस में इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा वो आपका सिस्टम में जो टोटल कंट्रीब्यूट होगा वो आप निकालने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 40 वोल्ट पर मीटर, आई कैप, EX की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 40। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल फॉर बोथ, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला तो आपका जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपका ओरिजिन पे है तो D इक्वल्स टू 0, लेकिन सेकंड वाला उसकी रिस्पेक्ट में 20 डिस्टेंस पे है, 20 मीटर्स अगर आप बोलें, 20 यूनिट्स बोलें, तो आपका 40 मल्टीप्लाई बाय 20 विच विल बी नथिंग बट इक्वल टू माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 20। So this will be nothing but 800 वोल्ट, माइनस 800 वोल्ट। ठीक है, अब माइनस 800 वोल्ट की वजह से आपको बताना है कितना आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। सो दिस विल बी नथिंग बट 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय आपका चार्ज कितना था बच्चों, चार्ज कितना था आपका, थ्री माइक्रोकूलम्स। ठीक है, फर्स्ट वाला तो 1 माइक्रोकूलम्स था, उसकी वजह से तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि वो ओरिजिन पे था आपका लोकेटेड, और ये 3 माइक्रोकूलम वाले की वजह से आएगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी नथिंग बट 3 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय -800, दिस विल बी योर Q2 इंटू V। ठीक है, जिसको आपको ऐड करना है, Q2 इंटू V, इसको आपको ऐड करना है किसमें, म्यूचुअल वाले में। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, दिस प्लस 0 प्लस दिस, ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं। इफ वन चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम A टू C टू B, A से C लेके गए और फिर B तक लेके गए, अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज मूव्ड फ्रॉम A टू D टू B, एक को लेके गए आप A से B C के थ्रू, एक को लेके गए आप A से B D के थ्रू, यानी कि आपने अलग अलग पाथ लिए हैं। ओके, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन फॉर विच चार्ज पार्टिकल मोर वर्क विल बी नीडेड। ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में लिखा भी है, यहाँ पे टाइपो हो गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से आपको पूछा जा रहा है कि भाई वर्क जो होगा दोनों अलग अलग रास्तों में वो क्या होगा। ठीक है, मोर वर्क किस में चाहिए रहेगा, इधर से जाने में ज़्यादा वर्क लगेगा, इधर से ज़्यादा वर्क लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक क्या होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका फील्ड होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात हो रही होती तो अलग होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। एंड कंजर्वेटिव के बारे में हमको एक चीज़ पता है कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। जो वर्क की जब भी हम बात करते हैं कंजर्वेटिव के केस में तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो सिंस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो जो फोर्स वर्क में यूज होगा वो कंजर्वेटिव है, इस वजह से आपका वर्क डन तो जीरो है। ठीक है, सॉरी, वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो एंड इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, सो वर्क डन विल बी सेम फॉर बोथ पाथ्स। ठीक है, क्लोज लूप के लिए पूछा हुआ था तो जीरो होता, पर रास्ता आपका दो अलग अलग है तो आपका क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, व्हाई। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्यों रहता है कांस्टेंट भाई? क्योंकि आपके कंडक्टर पे सारे चार्जेस सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो करना चाहते हैं, ए इनसाइड विल बी जीरो, ये आपको पता होना चाहिए। और पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, और सरफेस पे आपका क्या बन जाता है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपके चार्जेस में कोई भी दो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क किया गया है वो सब में बराबर लगता है। ठीक है, तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने की वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक और रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता होनी चाहिए। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, देयर विल बी नो वर्क नीडेड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड और ऑन द सर्फेस, कोई वर्क ही नहीं होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। आगे चलते हैं, डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों, ये तो आप कर लेंगे, ठीक है, इसमें हमें दोबारा करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, आप एक बार गो थ्रू कर लें, अपने आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप लेंस मेकर फॉर्मूला ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। एक डायग्राम आप बनाएं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये डायग्राम आपको बनाना है, आप एग्जाम्पल के लिए कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हैं, कॉन्केव लेंस, जो भी आपको सूटेबल हो, ठीक है। आप उसकी ज्योमेट्री बताएं हैं, उसमें आप इंसिडेंट जो रे है वो डालें, ठीक है, रिफ्रैक्शन कराएं, और उसके बाद आप सारी पैरामीटर्स लेके लेंस मेकर फॉर्मूला अपना डिराइव कर सकते हैं। ये सारा पूरा डेरिवेशन आपका क्लास में भी डिस्कस किया गया है हमारे द्वारा, और आपने अपनी एनसीईआरटी में भी ये पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, जब आप लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो इसका अगला सवाल जो है वो उसी पे बेस्ड है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम फेस ऑफ द कर्वेचर। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, या जिसको आप कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं कैजुअली, दोनों सर्फेसेस जिसकी कॉन्वेक्स है, तो इस लेंस की बात हो रही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम हो, R1 और R2 सेम हो अगर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 हो, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 10 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू बतानी कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा अगर आपका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, तो ठीक है। तो आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है बेटा, वही हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वो कितना है, 1.55, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का जो आपको F दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर एक फेस का R1 है, तो दूसरे जो फेस है उसका कितना हो जाएगा, -R1, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, कर्वेचर नहीं। एक का कर्वेचर अगर इधर की तरफ है राइट साइड, तो एक का लेफ्ट साइड है। एक अगर पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करेगा तो एक नेगेटिव वैल्यू होल्ड करेगा, वैल्यू का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, R1 दोनों रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपको ये वैल्यूज जो है ये पुट कर देनी है आपके लेंस मेकर फॉर्मूला में, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे आपका R2 और R1 सेम है, तो आपको साइन के साथ में बस वो रख देना है वैल्यू, एंड योर आंसर विल बी अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड। ओके, आगे चलते हैं। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है सब जानते होंगे। एक प्रिज्म में आप जब इंसिडेंट रे डालते हैं और वो रिफ्रैक्ट होके 2 बार रिफ्रैक्ट होके आपका जब इमर्जेंट रे में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपका कितना डेविएट हो गई है इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के कंपैरिजन में, इमर्जेंट रे आपका कितना डेविएट हो गई है इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में, वो आप एंगल ऑफ डेविएशन से पता कर सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन से पता कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने इंसिडेंट रे डाली प्रिज्म पे, ठीक है, इंसिडेंट करी, और अगर इसकी ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी देखी जाती, तो इसके कंपैरिजन में आफ्टर द रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंट रे है, दिस इज नथिंग बट इमर्जेंट रे, और ये इंसिडेंट रे है, इसके कंपैरिजन में कितना डेविएट हो गई है ये आप पता कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन से। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच वाला एंगल आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। रिप्रेजेंट इसको आप डेल्टा से करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आपको पूछ रहा है, ऑब्टेन द रिलेशन a plus delta equals to 1 plus e for a prism where a is the angle of prism and delta is the angle of deviation, I is the angle of incidence, e is the angle of emergence, सारी चीज़ें आपको पता है। राइट दिस रिलेशन फॉर द मिनिमम डेविएशन। अच्छा, आपको पहले तो एक ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको ऑब्टेन करना है, और दूसरा आपको एक मिनिमम डेविएशन के लिए भी
रिलेशन बताना है क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको वैसे तो याद होनी चाहिए, पर आप इसको ज्योमेट्री के थ्रू भी बना सकते हैं। आपका I हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, E हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 और R2 हम यहाँ पे आपको थोड़ा बताते थे बना के। ठीक है, तो अगर आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर आप पीछे की तरफ लेके जाएं, आपका इमर्जेंट रे अगर आप पीछे की तरफ लेके जाएं, तो आप क्या निकाल सकते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाता है कितना R1, ये कितना हो जाता है आपका R2। ठीक है, यहां से अगर आप नॉर्मल डालें इस पे तो ये आपका I हो जाएगा, और इस पे अगर आप नॉर्मल डालें तो ये आपका हो जाएगा E। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, I, E, R1 और R2। ठीक है, अब आप ज्योमेट्री से कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है A, ठीक है, और ये आपका जो O है, ये एंगल O जो है, ये दोनों मिलके कितना बना सकता है टोटल? 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल जो है, इसके अपोजिट जो है एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक तो ये आप बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल वाले लॉ से, एक आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OPQ, OPNQ, ये जो ट्राइंगल है आपका, ये जो ट्राइंगल है आपका, इसमें R1 प्लस R2 प्लस O इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा I, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा E। ठीक है, यहाँ पे आप इस दोनों नॉर्मल्स को ज्वाइन कर दें, एक ट्राइंगल यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपका एक पॉइंट हो गया O, ठीक है, ये आपका हो गया R1 और ये आपका हो गया R2। ठीक है, एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, आप देख सकते हैं, एक ट्राइंगल आपका नीचे बन रहा है। इन पॉइंट्स को अगर आप P और Q बोल दें तो आप इसमें ज्योमेट्री की हेल्प से इजीली ये डिराइव कर सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा आपका APQ और O। तो इस क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, A और O सॉरी, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एक आप ट्राइंगल ले सकते हैं OPQ, ये वाला, जिसमें एक R1 और R2 और O एंगल, तीन एंगल्स हैं, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये एक और कंडीशन आपको मिल गई। एक और कंडीशन आप यूज कर सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय 2 होता है, तो यह भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ये भी, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A होता है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन जब आप यूज करेंगे तो आपका जो ये रिजल्ट आपको निकालना था वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रही थी। सो व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम, तो कब कौन सा केस होगा ये हमें बताना है। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हमसे पूछा जा रहा है। When angle of incidence increases, the angle of deviation decreases. जैसे जैसे आप एंगल ऑफ I को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जब आपका क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, तो आपको वो सिचुएशन, वो कंडीशन डिराइव करनी है, पता करनी है आपको। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब आपका I बराबर हो जाए E के, या तो आप I E के बराबर कर दें, या आप बोल सकते हैं कि R1
और R2 बराबर हो जाएं, R1 और R2 बराबर हो जाएं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो प्रिज्म है उसमें जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल हो जाती है किसके, बेस के। किसके पैरेलल हो जाती है, बेस के। ये अगर आपकी बेस के पैरेलल हो जाती है तब भी आपका क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आपको ये दोनों कंडीशन लिख के आनी है, आप एक भी लिखेंगे तो चलेगा वैसे, ठीक है, लेकिन आपको दोनों कंडीशन लिखेंगे आप तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आखिरी सवाल आपके पेपर का, लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द गैल्वेनोमीटर टू मेक इट स्केल लीनियर। ओके, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉर्क बेस होता है, हाँ टॉर्क पे बेस्ड होता है, टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कौन से मॉडिफिकेशन चाहिए आपको डिजाइनिंग में गैल्वेनोमीटर की। तो मॉडिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको, एक तो आपकी पोल्स जो हो ऑफ मैग्नेट आर मेड स्फेरिकल, अगर आप स्फेरिकल पोल्स बना देंगे तो आप अपने गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, चेंज ला सकते हैं वैल्यूज़ में। और या फिर आप आयरन और प्लेस कर दें कॉइल के बीच में, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है। कॉइल के बीच में अगर आप एक आयरन और इंसर्ट कर दें तो भी आप चेंजेस ला सकते हैं, ये तो आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। इफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 49.5 ओम हैज रेंज ऑफ दिस, what will be the value of resistance needed to convert it in a ammeter of range 5 ampere। ठीक है, आपको बताना है कि आपको कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा टू कन्वर्ट इन एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को आप क्या करते हो, शंट करते हो, है ना। एक पैरेलल रजिस्टर शंट रेजिस्टेंस आप इस पे पैरेलल में लगा देते हो तो आप एमीटर बना सकते हो गैल्वेनोमीटर से। और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको पूछा जा रहा है कि भाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का, उसका रेंज बताया हुआ है 0.05 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ नीडेड टू कन्वर्ट इन एमीटर, यानी कि शंट का रेजिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहे हैं और 5 एम्पियर उसका रेंज आपको दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व बच्चों। RG आपका हो गया 49.5 ओम, रेंज आपका इतना हो गया, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं IG मल्टीप्लाई बाय RG शुड बी इक्वल टू IS मल्टीप्लाई बाय RS। सिंस ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, शंट और आपका गैल्वेनोमीटर सिंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो दोनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं वो सेम होनी चाहिए, ये बात जानते हैं आप लोग। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि IG मल्टीप्लाई बाय RG शुड बी इक्वल्स टू कितना, IS मल्टीप्लाई बाय RS, ठीक है। ये कंडीशन आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड दिस शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं रेंज मल्टीप्लाई बाय RG इक्वल्स टू एमीटर जो आपका बना है 5 माइनस 0.05, क्योंकि आपका जब एमीटर बनेगा इसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, राइट। तो आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं 0.5 इंटू 49.5 डिवाइड बाई 4.95 इक्वल्स टू 0.5 ओम आपका बन गया है क्या, एमीटर, उसका आपका रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं। चलिए भाई सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। If a galvanometer of resistance 49.5 ohm is range of this, and what will be the value of resistance needed to convert in ammeter? Okay, तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप सबको पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक शंट कर देते हैं उसको, ना शंट रेजिस्टेंस लगा के आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एमीटर में, है ना। इससे आप इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या करना है सर, इसमें हमको दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 49.5 ओम, रेंज दी हुई है, यानी कि IG की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 0.05 एम्पियर। ओके सर, और आपको दिया हुआ है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है एमीटर का, इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है ना। और इसकी रेंज दी हुई है 5 एम्पियर, यानी कि आपका जो I है जो टोटल जा रहा है इस पूरे सेटअप में वो दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि ये शंट में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा बच्चों, I माइनस IG, I माइनस IG, और ऊपर वाला बचा हुआ शंट में चला जाएगा। शंट का आप रेजिस्टेंस लिख सकते हैं RS, ठीक है। अच्छा सिंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगी, तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि IG मल्टीप्लाई बाय RG शुड बी इक्वल टू
शंट का रेजिस्टेंस RS मल्टीप्लाई बाय शंट में करंट IS, ठीक है, विच इज I माइनस IG, जो भी आपने अभी भी निकाला, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम बच्चों, क्या हो जाएगा ये, IS मल्टीप्लाई बाय RS, यानी शंट का करंट और उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं I माइनस IG, अभी आपने सीखा, राइट। तो आप यहां से RS निकाल सकते हैं, इसको आप नीचे ले जाइए, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि आपका एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले पूछा जा रहा है आपसे, हाउ दीज टू रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन बोथ केसेस। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर में बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे पैरेलल में शंटिंग, यानी कि आप एक पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रजिस्टर को। अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है, शायद इसका हाउ दीज टू रजिस्टर का मतलब यही बोलना चाह रहा होगा, अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको सीरीज में कन्वर्ट करना है, था, ठीक है। तो एक में आ जाएगा आपका पैरेलल में और एक में आ जाएगा आपका सीरीज में, ठीक है। चलिए भाई, काफ़ी इजी सवाल, आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। ओके, एक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। आपको दिया हुआ है इनपुट पोटेंशियल 200 sin ओमेगा t 100 पाई t v इज प्रोवाइडेड टू एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैविंग 1000 टर्न्स। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो v आउटपुट है डिवाइडेड बाय v इनपुट है, उसका रेशियो किसके बराबर होता है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। इन सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स है उनके रेशियो के बराबर होता है। 100 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, आपको दे भी रखा है 1000 टर्न्स आपको प्राइमरी के दे रखे हैं और 100 टर्न्स आपको सेकेंडरी के दे रखे हैं। द लोड सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है, अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 2 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 6 ओम। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक RLC सर्किट है, तो तीनों का आपको दिया हुआ है, क्या R दिया हुआ है कितना 4 ओम, आपको दिया हुआ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XL की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 2 ओम, और सॉरी XC की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, और XL की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 6 ओम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पहला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट, ये तो आपको यहां से निकल जाएगा, राइट, यहां से निकल जाएगा, बहुत ईजी है। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, NS अपॉन NP, NS इज 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा ये V नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए 0.1, ठीक है। अच्छा ठीक है, 0.1 आया सर आपका, तो 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 200 से तो आपका 20 आ जाएगा, 20V साइन 100 ओमेगा t, ठीक है। या आपने V नॉट निकाला और आपने V आउटपुट लिखने के लिए क्या लिखा उसको 20V साइन ओमेगा t, ठीक है। दिस विल बी योर V आउटपुट, ठीक है। आगे चलते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट, अच्छा करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट क्या होना चाहिए बच्चों, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट क्या होना चाहिए, I इक्वल्स टू I नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट क्या होना चाहिए, I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाई, फेज भी आएगा, ठीक है। अच्छा कैसे निकालोगे फाई, तो फाई निकालने का क्या तरीका है, tan फाई इक्वल्स टू XL माइनस XC बाई R, ठीक है। इससे आप फाई निकाल सकते हैं अपना, आपको सारी वैल्यूज पता है, XL की वैल्यू पता है 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय R, 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 1। अच्छा tan फाई 1 है तो फाई कितना मतलब 45 डिग्रीज, यानी कि पाई बाय 4, फाई निकल गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया, अगर अब फाई निकल चुका है तो बाकी वैल्यूज निकाल लीजिए। IM निकालने के लिए यहाँ से जो IM का आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VM बाई Z,
ठीक है। Z क्या होता है आपका, Z इम्पिडेंस, कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फॉर्मूले में डाला हमने तो आपका निकल के आया कितना आया, ये 5√2/2 IM निकल के आया आपका 5√2/2 एम्पियर, ठीक है। अब 5√2/2 एम्पियर जो आपका आया है, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, 5 भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, π/4 जो आपने अभी अभी निकाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका आंसर सेकंड पार्ट का, ठीक है। आगे चलते हैं। द पावर सप्लाई टू द लोड सर्किट बाय द ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, अब पावर सप्लाई में आप मैक्सिमम पावर भी निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं एवरेज पावर भी। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप निकालें एवरेज पावर, क्योंकि जनरली एवरेज पावर ही सप्लाई की जाती है। सिंस ये AC में ऑपरेट होता है तो कुछ ऐसा फिक्स वैल्यू आप नहीं बता सकते, तो इसलिए आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो वो निकलती है RMS वैल्यू से। कैसे निकलेगी, RMS वैल्यू आप निकाल सकते हैं डिवाइड बाय क्या करके, डिवाइड बाय √2 करके, ये आपकी निकल जाएगी VRMS, और IRMS भी आप सेम तरीके से निकाल सकते हैं IM/√2 करके। ये दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, आपको बस डिवाइड बाय √2 करना है, ठीक है। और पावर एवरेज निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, एवरेज पावर क्या होती है, VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS मल्टीप्लाई बाय cos phi। cos phi की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि tan phi आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, phi आपका π/4 है, तो cos phi क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है, π/4 सॉरी, cos π/4 क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। VRMS IRMS की वैल्यू आपने निकाल ली ऑलरेडी, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पावर एवरेज का, ठीक है, परफेक्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। State the working principle of a transformer and explain how it is a key component in the transformer of electrical power over long distances. Okay, चलिए, तो वर्किंग प्रिंसिपल तो सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है। कैसे वर्क करता है, प्राइमरी कॉइल में जब आप वेरी करते हैं फ्लक्स को, ठीक है, सिंस आपका AC सप्लाई है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लक्स वेरी कर सकते हैं कोर में अपने। तो कोर में फ्लक्स का चेंज क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट करता है। जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें EMF जनरेट होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ है फैराडेज लॉ में, ठीक है। तो ये आपका कारण बनता है किस चीज़ का, वर्किंग प्रिंसिपल का, जो कि ट्रांसफार्मर में यूज होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हमको, हाँ, अगर आपसे पूछा गया है, अगला सवाल क्या पूछा गया था आपसे, प्रिंसिपल के अलावा आपसे पूछा गया है कि हाउ इट इज़ अ की कंपोनेंट इन द ट्रांसफार्मर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल जो है आपका वो लॉन्गर डिस्टेंसेस पे क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो आपको इसका आंसर होगा कि आपको इसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंक्रीज करोगे आउटपुट पोटेंशियल को तो आपका आउटपुट करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप आउटपुट पोटेंशियल को बढ़ा देते हो तो आउटपुट करंट में डिक्रीमेंट आपको दिखता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो पावर लॉस है उसको आप सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर सकते हो ट्रांसमिशन वायर्स में बिटवीन पावर प्लांट्स एंड सिटीज़, जहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीज़ दे आर स्टेप डाउन, हमको क्या करना है, उसको स्टेप डाउन करना है। दिस इज योर आंसर फॉर द फाइनल पार्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगले सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।